टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह सईम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर पंजाब। और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मेघालय। स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह सईम का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय से है। इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन्हें मेघालय के महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इनके नाम पर मेघालय में यू तीरथ सिंह सईम यूथ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए। इस अवार्ड समारोह का आयोजन यू तीरथ सिंह सईम की 185वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। इस कार्यक्रम को नेशनल पीपुल्स यूथ फ्रंट NPYF द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। भारत में कछुओं के संरक्षण के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? कुरमा, एम स्ट्राइप्स, आई ट्रैक वाइल्ड लाइफ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुर्म। केंद्रीय पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए कुर्म एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। कुर्म ऐप को विश्व कछुआ दिवस पर मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन को इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन कछुओं की प्रजाति की पहचान करने के लिए डेटाबेस प्रदान करता है। इसके अलावा यह देश भर में कछुओं के लिए निकटतम बचाव केंद्र का पता लगाने में मदद करता है। ITCAN कछुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है और प्रवर्तन एजेंसियों, वन विभागों आदि को सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट का विकास किया है? ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली इनक्यूबेटेड स्टार्टअप, IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप, IIT कानपुर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप या फिर IISc बेंगलुरु। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप। IIT मद्रास समर्थित स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग ने पोर्टेबल अस्पताल यूनिट को विकसित किया है। इस यूनिट को कहीं भी 2 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इस पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैब नाम दिया गया है। यह पोर्टेबल अस्पताल केरल के वायनाड जिले में शुरू किया जा रहा है। मेडिकैब फोल्डेबल है, जो कि मेडिकल जोन, आइसोलेशन रूम, डॉक्टर्स रूम और ट्विन बेड ICU जैसे 4 जोन से मिलकर बना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तीसरा सवाल है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व बैंक, IMF या फिर एशियाई विकास बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP जारी करता है। बहुआयामी गरीबी दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न अभावों जैसे खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर की अपर्याप्तता,
काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी भारत में की गई है, जहां 2005-6 से 2015-16 तक लगभग 273 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी ओपीएचआई द्वारा संयुक्त रूप से ये आंकड़े जारी किए गए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एसोचैम के मुताबिक जून 2019 की तुलना में जून 2020 में भारत के मसाला निर्यात में कितने फीसदी की वृद्धि हुई है? 8, 12, 18 या फिर 23%? सही जवाब है इसका 23%, ऑप्शन डी। एसोचैम के मुताबिक जून 2020 में भारतीय मसालों का निर्यात 2019 में जून महीने की तुलना में 23% बढ़ा है। इस वृद्धि का कारण पूरे विश्व में लोगों द्वारा प्राकृतिक तरीकों से कोविड-19 के प्रति अपनी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना है। जून 2019 में $292 मिलियन की तुलना में जून 2020 में मसालों के निर्यात ने $359 मिलियन कमाए हैं। निर्यात किए जा रहे प्रमुख मसालों में मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, हल्दी, अजवाइन, मेथी, जायफल और पुदीना शामिल हैं। भारतीय मसालों के प्रमुख आयातक यूएई, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन और बांग्लादेश हैं। गौरतलब है कि इसी समयावधि के दौरान कुल निर्यात में 12.41% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 23%। अगला सवाल है, फंगस हिमालयन वियाग्रा को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्नरेबल। हिमालयन वियाग्रा के नाम से जाने जाने वाली फफूंद आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल की गई है। यह दुनिया की सबसे महंगी फफूंद ओफियोकॉर्डाइसेप्स साइनेंसिस है, जो अपने कामोद्दीपक और कायाकल्प गुणों के लिए जाना जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट पशु, कवक और पौधों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति पर दुनिया का सबसे व्यापक सूचना स्रोत है। 9 जुलाई को जारी की गई सूची में इस फंगस को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। रेड लिस्ट में शामिल होने के कारण उत्तराखंड के सैकड़ों ग्रामीणों की आजीविका पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन उत्पादक मूल्य सूचकांक के बारे में सही है? पहला कथन है, उत्पादक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा एक समयावधि में प्राप्त विक्रय मूल्यों में औसत परिवर्तन की माप प्रस्तुत करता है। दूसरा कथन है, यह सूचकांक उत्पादक के दृष्टिकोण से मूल्य में बदलाव को मापता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। और सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। उत्पादक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा एक समयावधि में प्राप्त विक्रय मूल्यों में औसत परिवर्तन की माप करता है। यह सूचकांक उत्पादक के दृष्टिकोण से मूल्य में बदलाव को मापता है। इस सूचकांक को तैयार करते समय उत्पादन के निम्न क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है: तैयार वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं तथा कच्चा माल या परिष्कृत उत्पाद। यह सूचकांक थोक बाजार में निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली प्रदर्शक वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन की सापेक्षिक माप है। यह सूचकांक मुद्रास्फीति के मापन के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक और मध्यवर्ती स्तर पर मूल्य परिवर्तन को वस्तुओं के अंतिम उत्पाद के रूप में सामने आने से पहले ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन व्यापार चक्र के संबंध में सही माना जा सकता है या है? मंदी और उछाल के बीच आर्थिक गतिविधियों के स्तर में केवल बढ़ोतरी को व्यापार चक्र कहा जाता है। दूसरा कथन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार चक्र के माध्यम से विकास करती हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। व्यापार चक्र उत्तम व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में गिरावट होती है, तथा खराब व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में गिरावट तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होती है, इन दोनों का जोड़ है। मंदी और उछाल के बीच आर्थिक गतिविधियों के स्तर में उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्र को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है: ऊपरी चरण या समृद्धि की अवस्था, जिसमें सुधार व उछाल की अवस्था शामिल होती है, तथा निम्नीकरण, जिसमें सुस्ती और मंदी की अवस्था शामिल होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार चक्र के माध्यम से विकास करती हैं।
व्यापार चक्र की क्रमशः लिखित अवस्थाएं होती हैं: समृद्धि, स्लोडाउन, गर्त, मंदी, सुधार व उछाल। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR के बारे में सही है या है? पहला कथन है, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। दूसरा कथन है, यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, लेकिन यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, बैंकों के द्वारा नहीं। तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR को बढ़ाकर बैंकों की साख सृजन की क्षमता को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। सांविधिक तरलता अनुपात में कमी किए जाने से बैंकों को अपनी जमाओं का अपेक्षित कम भाग अपने पास रखना पड़ता है, जिससे बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है केवल एक। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि के कारणों में शामिल हो सकते हैं? पहला, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी। दूसरा, SLR में वृद्धि के कारण बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी। तीसरा, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। कूट है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर उपरोक्त सभी। और सही जवाब है इसका उपरोक्त सभी। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि से जो परिणाम सामने आ सकते हैं वे हैं, वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी। SLR में वृद्धि के कारण बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी। उसके परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में एवं ब्याज दरों में वृद्धि होगी। निवेशकर्ताओं तथा परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी आएगी, अर्थात उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी होगी, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या आवास मूल्य सूचकांक के बारे में सही है या है? पहला कथन है, 2007 से राष्ट्रीय आवास बैंक रेजिडेक्स इस सूचकांक को जारी कर रहा है। दूसरा कथन है, यह सूचकांक विभिन्न शहरों में एवं विभिन्न समयों में आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। इस सूचकांक को 2007 से राष्ट्रीय आवास बैंक रेजिडेक्स जारी कर रहा है। यह सूचकांक विभिन्न शहरों में एवं विभिन्न समयों में आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। मकान की कीमतों में वृद्धि और गिरावट से अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह सकल मांग, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को बढ़ावा देने और समग्र आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में पीले कछुए की प्रजाति देखी गई है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ओडिशा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट में दीजिए। इस प्रश्न के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।